हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और हमें इसका व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धारावाही वृत्तीय कुंडली कैसे बनाई जाती है, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करने से पहले हम पूरे डेरिवेशन का पहले सार जान लेंगे कि आखिर इसमें क्या करना है, ताकि आपका माइंड सेट उसी तरीके से हो सके और आप डेरिवेशन को बिना देखे कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली कैसे बनाई जाती है। आपके सामने एक तार AB है। अब इसको आप मोड़कर वृत्त के फॉर्म में कर दोगे, लेकिन उसका सिरा A और सिरा B आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। मतलब A और B को आपस में जोड़ना नहीं है। सर्किल बनाते समय A अलग होगा और B अलग होगा, ताकि हम उसे बैटरी के टर्मिनल से जोड़ सकें। तो किस तरीके से मोड़ना है? वृत्त के फॉर्म में इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि A सिरा और B सिरा आपस में टच नहीं है और इसे वृत्त के फॉर्म में मोड़ दिया गया है। तो यही कहलाती है धारावाही वृत्तीय कुंडली, क्योंकि इसमें से धारा बहाई जा सकती है, इसलिए ये धारावाही है। और वृत्तीय तो आपको दिख ही रही है। तो एक सीधे चालक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दें तो वही धारावाही वृत्तीय कुंडली बन जाती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर ज्ञात करनी है। जैसे ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे इसका सेंटर है, ये केंद्र है। तो हमें इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। पूरी कुंडली के कारण ये जो आपको पूरा तार दिख रहा है, इसके कारण केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो सावर्ट कहते हैं कि हम पूरी कुंडली के कारण तीव्रता पहली ही बार में नहीं निकाल सकते। उनका कहना है कि इस कुंडली को हम छोटे छोटे अल्पांश के रूप में मान सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कुंडली जो है अनेक छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में मिलकर बनी होगी। कोई भी चीज़ है, जैसे इसके पहले हमने ऋजु रेखीय तार में या सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित की थी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमने किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। जैसे यही तार मान लीजिए यहाँ पर है। अब इस तार में हमने धारा प्रवाहित की तो इस बिंदु पर मान के चलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, जो कि D दूरी पर है। तो हमने क्या किया था? बायो सावर्ट कहते हैं कि पूरे तार के कारण हम तीव्रता नहीं निकाल सकते, हमें एक अल्पांश लेना होगा। तो हमने यहाँ पे एक अल्पांश लिया था। इसी तरीके से हम पूरी कुंडली के कारण तीव्रता केंद्र पर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मानेंगे। हम इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो अल्पांश है उसे हम AB नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ भी अल्पांश होगा तो B और C, यहाँ पे BC नाम दे दिया। फिर यहाँ भी अल्पांश हो गया तो इसे CD नाम दे दिया। तो अब आप कहोगे कि इसमें तो बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं। तो हाँ, इसमें बहुत सारे अल्पांश होंगे जब तक ये पूरी परिधि कंप्लीट ना हो जाए। ये वृत्त की परिधि कहलाती है, तो ये पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसमें बहुत सारे अल्पांश होंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले हम AB अल्पांश के कारण केंद्र O पर तीव्रता निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ पे केंद्र O है, तो हम पहले AB अल्पांश के कारण केंद्र O पर तीव्रता निकालेंगे। इसके बाद हम BC अल्पांश के कारण केंद्र O पर तीव्रता निकालेंगे। इसके बाद हम CD अल्पांश के कारण केंद्र O पर तीव्रता निकालेंगे। तो इसके बाद तो बहुत सारे अल्पांश हैं, तो क्या सभी के कारण? तो हाँ, सभी के कारण तीव्रता निकालेंगे, लेकिन
हम अपने डेरिवेशन में सी डी तक ही निकालेंगे, उसके बाद हम डैश 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 लगा देंगे, यानी ऐसे बहुत सारे अल्पांश। और एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ पे अल्पांश की लंबाई हम डी एल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एल होगा तो यहाँ पे भी अल्पांश डी एल होगा। लेकिन उसकी जगह पर ज़्यादा सूटेबल है कि अगर हम अल्पांश की लंबाई ए बी अल्पांश की लंबाई ए बी ले लें, ए से बी तक, बी सी अल्पांश की लंबाई हम बी सी ले लें, और सी डी अल्पांश की लंबाई हम सी डी ले लें। तो ये क्लियर होगा कि अल्पांश ए बी के लिए होगा लंबाई ए बी, अल्पांश बी सी के लिए लंबाई बी सी हो जाएगी। तो हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम में ये चित्र बनाना है, और इसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे केंद्र ओ है, और बायो सावर्ट का जो फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं कि μ0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर वर्ग। तो ये डी बी बराबर, ये फॉर्मूला बायो सावर्ट ने दिया था, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे होगा। तो बायो सावर्ट कहते हैं यहाँ पे दूरी का भी मेंशन किया हुआ है। तो अल्पांश से बिंदु ओ तक की दूरी कितनी होगी, तो इसमें दूरी तो दी नहीं गई है, तो दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ये जो दूरी आपको मिलेगी अल्पांश से, मान के चलिए ये जो अल्पांश है और ये जो अल्पांश है, ये अल्पांश ए बी से दूरी है, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आर होती है, इसलिए जो त्रिज्या के बराबर ही दूरी होगी अल्पांश से बिंदु ओ तक की। एक और बात डिस्कस यहाँ पे करेंगे, वो ये है कि ये जो साइन थीटा है वो यहाँ पे कहाँ होगा। तो साइन थीटा की बात की जाए तो सीधी सी बात ये है कि साइन थीटा जो है अल्पांश और बिंदु जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो सीधी सी बात है, ये अल्पांश है, मान के चलिए हम कोण हमेशा बी से लेते हैं, तो अल्पांश और बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा, तो ये अल्पांश हो गया, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, और ये बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा हो गई। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा यही क्या होगा, यही थीटा होगा, साइन थीटा। लेकिन ये कोण कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब या स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दें तो ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जैसे कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से परिधि पर अगर हम इस तरीके से कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो 90 अंश के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे यदि स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर ये परस्पर लंब होती हैं, इसलिए ये हमेशा कहीं भी आप खींच दीजिए ये 90 डिग्री ही होगा। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 90। तो ये डेरिवेशन का पूरा सार है। अगर आप ये पहले का ये पूरा पोर्शन समझ लेते हैं तो डेरिवेशन आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा कि क्या इसमें करना है। तो अब आते हैं कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा धारावाही वृत्तीय कुंडली ये वाली और उसके केंद्र पर, तो आप क्वेश्चन से इस डेरिवेशन को पहचान जाओगे कि इसमें हमें कौन सा व्यंजक करना है। और वैसे मैंने आपको बताया भी है कि इसके पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट का नाम मैंने आपको बताया है notes.by sandeep.com। ये अगर आप लिखेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, बिना स्पेस देके लिखना है, नहीं तो आपको प्राप्त नहीं होगा। notes.by sandeep.com। तो इस तरीके से अब हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चित्र बना दिया। अब हमें कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाषा लिखने में कि भाषा कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि भाषा लिखना काफ़ी आसान होता है। चलिए हम भाषा लिखते हैं। अब भाषा लिखते समय हमें ये सोचना होता है कि हमने किया क्या है चित्र में। तो सबसे पहले हमने किसी चालक तार को वृत्तीय रूप में मोड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना किसी चालक तार को वृत्तीय रूप में मोड़ा है जिसकी त्रिज्या क्या, जिसका केंद्र O होगा और त्रिज्या R। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। अब इसके बाद
इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ से धारा जाएगी आई और इस तरीके से घूमकर ऐसे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे वापस आने वाला चिन्ह बनाएंगे आई का। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये लिख लिया। अब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें क्या करना है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भाषा बताइए क्या कठिन है? कितना सिंपल होता है भाषा लिखना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से लिखवाई है तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल टू कॉपी कर दें। हो सकता है कि आप कुछ और तरीके से लिखें, कि जैसे माना किसी तार को वृत्तीय रूप में मोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है कुंडली, तो बाद में आपको लिखना है कि जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब थोड़ी बहुत जो होता है वेरिएबल भाषा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ रह ना जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप छोड़ दोगे तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा, उसी को फोकस करेगा कि आपने ये चीज़ नहीं लिखी और उसी के हिसाब से वो नंबर काट लेगा। चीज़ें सभी होनी चाहिए, बस भाषा आपको याद नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रेशर जो फिजिक्स का काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कहाँ तक भाषा याद करोगे। और यदि अच्छे से समझोगे, ठंडे दिमाग से समझोगे, आराम से समझोगे, तो पूरे के पूरे डेरिवेशन आप बिल्कुल बिना देखे कर दोगे। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे? एक बार समझा, उसे कॉपी में किया। चलिए, अब यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। तो जब हमें केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके केंद्र पर, ठीक है। तो बायो सावर्ट क्या कहते हैं कि हम पूरी कुंडली के कारण नहीं ज्ञात कर सकते, हमें छोटे छोटे अल्पांश बांटने होंगे, जैसे कि हमने शुरू में समझा था। तो इसके लिए माना कुंडली अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसके लिए माना कुंडली अनेक अल्पांशों, अब अल्पांशों के बाद आपको वो अल्पांश इस तरीके से दिखाना है, जैसे AB, BC, CD डैश 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 से मिलकर बनी हुई। डैश डैश का मतलब ऐसे और भी अल्पांश हो सकते हैं, से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब अलग अलग अल्पांश हैं, तो बायो सावर्ट नियम से अल्पांश AB के कारण सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो बायो सावर्ट नियम से और अब हम स्टार्ट करते हैं अल्पांश AB के कारण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्पांश AB के कारण बिंदु O पर, केंद्र O पर भी लिख सकते हैं, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया, लिखा की तीव्रता। बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब बायो सावर्ट नियम क्या था? बायो सावर्ट नियम मैंने आपको बताया है, देखिए ये रहा बायो सावर्ट नियम। dB बराबर म्यू 0/4 पाई। तो यहाँ पे चूँकि अल्पांश बहुत सारे हैं, तो हम dV1 इसको नाम दे देते हैं। अल्पांश AB के कारण है तो dV1 बोल देते हैं इसको। dV2 बोल देंगे BC के लिए। तो dV1 म्यू 0/4 पाई, ये बायो सावर्ट का फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। म्यू 0/4 पाई, इसके बाद I
धारा आई है। इसके बाद dl का मतलब क्या है? dl का मतलब होता है लंबाई अल्पांश की। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अल्पांश की लंबाई इस कुंडली वाले व्यंजक में आपको dl नहीं लेना है। आपको क्या करना है? ए बी बी सी सी डी, ताकि पूरी परिधि बता सकें। तो आप क्या करोगे? ए बी अल्पांश के लिए लंबाई ए बी होगी, बी सी अल्पांश के लिए लंबाई बी सी होगी, और सी डी अल्पांश के लिए लंबाई सी डी होगी। तो बताइए ए बी अल्पांश के लिए लंबाई क्या होगी डी एल की जगह पर? ए बी। और साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना रखोगे बताइए? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है ये अल्पांश और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसके बीच का कोण। लेकिन ये हमेशा क्या होता है? 90 वृत्त के केस में। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर आ जाएगा 90 और बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो आ रही है, त्रिज्या तो आ रही है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। डी वी वन बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए बी और साइन 90 1 होता है, यानी कि 1, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 का गुणा ए बी में होगा तो ए बी, और बटे आर वर्ग। तो ये हमें मिला समीकरण 1, डी वी वन का मान। तो ये है अल्पांश ए बी के कारण। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे अल्पांश बी सी के कारण भी बिंदु ओ पर तीव्रता निकालनी है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगनी चाहिए बताइए आप लोग? अल्पांश बी सी के कारण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्पांश बी सी के कारण। बताइए कहाँ पर? केंद्र ओ पर। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे dv2 कर दिया आप, तो हो गया म्यू 0/4 पाई इंटू। अब इसी व्यंजक को हम संशोधित कर देंगे, बार बार हम साइन 90 नहीं रखेंगे। नहीं तो पहले इतना किया उसके बाद इतना किया, तो साइन 90 तो सभी जगह होगा, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। BC के कारण है तो यहाँ पे AB की जगह पर केवल BC कर देना है, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। तो I और BC कर देना है, AB की जगह पर क्या कर देना है? BC, और बटे आर स्क्वायर। ये है अल्पांश AB के कारण इतना सूत्र। तो ये अल्पांश BC के कारण, क्योंकि साइन 90 रखेंगे तो वैसे भी वहाँ पे बेवजह फालतू में स्टेप बढ़ जाएंगे, और वो हम लोग नहीं चाहते हैं, ना ही ये एग्जामिनर चाहता है कि आप बार बार उसी को करें। इसके बाद हम यहाँ पे अल्पांश BC हो गया। इसी तरीके से CD के कारण भी निकालेंगे, बस CD के कारण और निकालेंगे, फिर नहीं निकालेंगे, फिर डैश डैश लगा देंगे। तो अल्पांश CD के कारण यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम इसे dv3 से दर्शाएंगे, ठीक है? बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई। अब बताइए BC की जगह पर आपको बताना है क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? CD। वेरी गुड, CD होगा यहाँ पे, और बटे क्या होगा? आर स्क्वायर। इसे हम बना देंगे समीकरण 3। अब यहाँ पे चित्र में देखना है, AB के कारण O पर तीव्रता निकाली, BC के कारण, CD के कारण। इसी तरीके से और भी अल्पांश हो सकते हैं ना? तो हम सभी के कारण क्यों निकालें? हम अगर कुल तीव्रता की बात करें तो ये जो अल्पांश AB के कारण O पर तीव्रता है, ये क्या है? dv1, ये क्या है? dv2, और ये क्या है? dv3। तो इसी तरीके से dv4, dv5, dv6, पता नहीं कितने सारे होंगे। तो कुल तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? कुल तीव्रता को हम B से दर्शाते हैं, कुल तीव्रता होगी कि dv1। अब इन सभी को जोड़ देंगे तभी जाके ना केंद्र पर तीव्रता निकलेगी। तो क्या होगा कि इन सबको हम जोड़ेंगे तो पता थोड़ी है कि कितने सारे dv हैं। तो ऐसा करना है कि d1 + dv2 + dv3
और प्लस डैश डैश डैश, इसका मतलब जितने यहाँ पे होंगे आगे के वो सभी सबको जोड़ना है। तो इस तरीके से पूरी कुंडली के कारण हम केंद्र पर तीव्रता निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, हम लिखेंगे कुल तीव्रता, इसलिए कुंडली के कारण केंद्र पर कुल तीव्रता, ठीक है, कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता को B से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है B, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है E। तो कुल तीव्रता क्या होगी, dV1 प्लस dV2 प्लस dV3, और इस तरीके से बहुत सारे होंगे तो डैश 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 की जितने भी होंगे तो सभी को ऐड किया हुआ है। तो B बराबर dV1 कितना है, आप ऊपर से देख सकते हैं dV1 का मान, और dV1 का मान है μ0/4πIAV/r²। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे μ0/4πIAV/r²। इसी तरीके से dV2 का मान कितना है, μ0/4πIBC/r²। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं μ0/4πIBC/r²। इसी तरीके से μ0/4πICD/r², है ना, और प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, वो यहाँ पे आपको निकालना है। जैसे μ0/4π यहाँ भी है, μ0/4π यहाँ भी है, और μ0/4π यहाँ भी है। तो ये जो है कॉमन है सभी में, तो इसे हमने बाहर कर लिया, सभी से μ0/4π उठा लिया। इसके बाद आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आर वर्ग भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो I/r वर्ग भी कॉमन है, तो इसको भी हमने उठा लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे AB बचेगा, यहाँ पे BC बचेगा, यहाँ पे CD बचेगा। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि और भी होंगे ना। अब यहाँ पे इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, μ0/4π इंटू I/r²। लेकिन AB BC CD प्लस डैश 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 ये हमें क्या संकेत देता है, तो आइए चित्र की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में AB प्लस BC प्लस CD प्लस डैश 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 यानी कि पूरी परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। फिर से समझिए, जैसे कि AB है लंबाई, फिर BC है, फिर CD है, इसी तरीके से पूरी लंबाई यदि हम इसकी जोड़ दें, छोटे छोटे कई अल्पांशों की लंबाई यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से चले थे और पूरा घूम के छोटे छोटे अल्पांश जुड़ करके यहाँ पर पहुँच गए, तो टोटल कुल वृत्त की परिधि बनेगी ना, क्या बनेगी, वृत्त की परिधि। तो सभी अल्पांशों को यदि हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो वृत्त की परिधि बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त की परिधि 2πr, क्योंकि त्रिज्या r थी। अब यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, b बराबर μ0/4π इंटू I, और नीचे एक r बचेगा और ऊपर 2π बच रहा है, तो 2πi कर देते हैं, इसको सिस्टमेटिक जमा देते हैं, 2πi और बटे r। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, कहाँ पर, कुंडली के केंद्र पर। अब क्वेश्चन में यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो जो हैं वहाँ पे मैंने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं, लेकिन लिखना कैसे है ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नोट्स डाउनलोड करने के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ, ये आप इस तरीके से लिखेंगे notes@sandeep.com, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे।
ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नोट्स के बिना स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और नोट्स ही हैं जो आपको परीक्षा समय में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। और बहुत सारे जो हैं आपके प्रॉब्लम हैं, तो नोट्स से सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक की। उसके पहले बात करें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे n और जोड़ देंगे इसी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब राउंड कुंडली के, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फेरों के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे एक राउंड है, हो सकता है और एक दो तार और हों तो 2 या 3 राउंड है, तो उतने गुना तीव्रता बढ़ती जाती है। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है, तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले में n और जोड़ देना है ऊपर, क्योंकि बढ़ती है उतने गिना। तो μ0/4 पाई 2πNI/r, ये फॉर्मूला हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी उसी तरीके का है। अब हम बात करेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक हमें फॉर्मूले से ही लिखना पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये ऊपर लिखा है, तो इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि कुंडली में धारा का मान बढ़ाने से तीव्रता भी बढ़ जाती है। इसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे n मिला। n क्या है, फेरों की संख्या। तो आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से तीव्रता बढ़ जाती, क्योंकि ये ऊपर लिखा है, तो इसे बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से, त्रिज्या अधिक होने पर तीव्रता घट जाती है, त्रिज्या कम होने पर तीव्रता बढ़ जाती है। यदि ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, क्योंकि ये नीचे लिखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नोट्स में ये सिस्टमेटिक पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और धीरे धीरे करके सभी चैप्टर वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।